हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर। मैं तरुण गुप्ता आज यहाँ पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जीएस वर्ल्ड के टेस्टिस को लगा रहे हैं। आज की हमारी टेस्टिस में टेस्ट नंबर 2 है और मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे। पूरे 150 यहाँ पर क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी। पहला क्वेश्चन की बात की जाएगी, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे कथन ए कहता है कि भारत में फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना पांडुचेरी में की गई थी। क्या कहता है कि भारत में फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना पांडुचेरी में की गई है। बिल्कुल बात ठीक है, और इसकी कंपनी की स्थापना 1664 में की गई थी। दूसरा कथन कहता है कारण कि फ्रांसीसी स्टेट कंपनी की स्थापना 1664 में की गई थी। तो आपके ऑप्शन कहेंगे कारण भी सही है, कथन भी सही है, ए आर दोनों सही है, परंतु उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर व्याख्या कर पा रहा होता तब आप जो है आप ए ऑप्शन पे टिक लगाते, अदरवाइज कहेंगे कथन दोनों सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई थी और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री पांडुचेरी में स्थापित की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है। एक तरफ सूची 1 में घटना है, सूची 2 में वर्ष है, कौन सी घटना किस वर्ष घटित की गई है। जैसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना 1664 में की गई, करेक्ट है। अंग्रेजी ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना की बात किया है 1600 में की गई, ये भी सही है। इलाहाबाद की प्रथम संधि की बात किया है 1765 में की गई थी, ये भी करेक्ट है। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, ये भी करेक्ट है। बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि की गई थी। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पहला कहता है कि इलाहाबाद की जो संधि है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे इलाहाबाद की संधि के तहत। बिल्कुल बात ठीक कही गई। इस संधि के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, जो मुगल सम्राट थे वो शाह आलम द्वितीय थे, ये भी सही है। यह संधि 1764 के बाद की गई थी, हाँ बिल्कुल 1765 में की गई थी, 1764 के बक्सर युद्ध के बाद में, करेक्ट है। टी रहेगा, 1 2 तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 में व्यवस्था है, सूची संबंधित है दूसरी। यहाँ पर कौन सी व्यवस्था किससे संबंधित है। यहाँ पर छोटा सा अपडेट है कि आपको जितनी भी पीडीएफ की टेस्ट चाहिए है, ये सभी हमारे ऐप पर मिल जाती है, यूपीएससी नेट। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक ऐप की दे दिया है, वहां से ऐप डाउनलोड करके आप टेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। सभी पीडीएफ, चाहे मेक आईएएस, दृष्टि आईएएस, धी आईएएस, जीएस वर्ल्ड, सभी संस्कृति की वगैरह, आपको सभी की पीडीएफ बेस्ड सॉल्यूशन के मिल जाती है। डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ऐप हमने बता दिया है, यूपीएससी नेट अपना ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सूची 1 में व्यवस्था, सूची 2 में संबंधित है, कौन सी व्यवस्था किससे संबंधित रही है। जैसे दीवानी अधिकार की बात किया है, आर्थिक नियंत्रण से संबंधित था। निजामत अधिकार की बात किया है, सैन्य एवं कानून व्यवस्था से संबंधित था। द्वैध शासन की बात की जाए, बंगाल में लागू व्यवस्था से संबंधित था। और इलाहाबाद की संधि मुगल एवं अंग्रेजों के समझौता था। ऑप्शन ए रहेगा, सभी ऑप्शन आपके ऑलरेडी मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। अब इनमें सभी में सही क्रम इनमें से कौन सा है। भाई चारों में सही क्रम की बात की जा रही है, तो चार्टर एक्ट के बाद कौन सा आया। आप कहेंगे चार्टर एक्ट जो है 1600 में आया था। बक्सर का फिर युद्ध होता है 1764 में। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और फिर दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं 1765 के बाद में। तो आप कहेंगे यहाँ पर ए वाला ही सही है, क्योंकि ऑलरेडी सिक्कों से लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से विचार करना है उपयुक्त विकल्प कौन से सही है। चलिए विचार कर लिया जाए। वास्को दी गामा 1498 में भारत के कालीकट पे पहुंचा था। कालीकट मतलब कि केरल राज्य में कालीकट में वास्को डी गामा 1498 में पहुंचा था, बिल्कुल सही है। कालीकट को वास्को डी गामा का स्वागत विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय ने किया था। भाई गलत लिखा है, उसका स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने किया था, है ना। जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत जो है किया गया था। तो केवल ए सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इन दोनों में विकल्प कौन सा सही है बात की जा रही है। तो बात की जाए कि अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। अल्बुकर्क के टाइम पीरियड की बात किया है 1509 से लेके 1515 टाइम पीरियड रहा है। दूसरा कथन कहता है कि अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी। पहली फैक्ट्री कोचीन में नहीं की गई थी, जबकि पहली फैक्ट्री जो है 1503 में कोचीन में दुर्ग बना था, है ना। पहली फैक्ट्री की अवधारणा इससे भिन्न थी। तो आप कहेंगे दूसरा गलत है, केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन असत्य है। पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की गई थी
1533 में कोचीन में दुर्ग बना था, ना कि फैक्ट्री स्थापित की गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं असत्य नहीं है, मतलब कि गलत नहीं है, बात की जा रही है। तो बात की जाए कि 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया था। अभी हमने आपको बताया भी है, ये तो सही लिखा। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना गया था। तो आप कहेंगे ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप क्या कहेंगे, दोनों कथन यहाँ पर सत्य है, ए ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। गोवा 1510 में पुर्तगालियों के द्वारा जो है यूसुफ आदिल शाह से छीना गया था, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा है, बात की जा रही है। जैसे बात की जाए, पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था, ये तो सही लिखा है। टॉमस पायस पुर्तगाली यात्री था। टॉमस पायस पुर्तगाली यात्री था, आप कहेंगे नहीं, पुर्तगाली नहीं था, बल्कि टॉमस पायस अंग्रेज यात्री था। तो ऑप्शन दूसरा वाला गलत है। डोमिंगो पायस विजयनगर काल का यात्री था, ये भी सही है। फ्रांसिस बर्नियर भारत में औरंगजेब के समय में आया था, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा गलत है आपका, आप कहेंगे ऑप्शन जो है बी वाला गलत है, बाकी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। 1717 ईस्वी में फरमान के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई थी, बिल्कुल बात ठीक कही गई है। यह फरमान मुगल सम्राट फरुखसियर के द्वारा जारी किया गया था, ये भी सही है। इस फरमान के अंतर्गत अंग्रेजों को 3000 रुपए के वार्षिक कर के बदले व्यापक भागीदारी अधिकार जो है मिल गया था। तो आप कहेंगे तीनों ऑप्शन सही है। 1717 में मुगल सम्राट फरुखसियर ने अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार कर ली जाए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में लुई 14वें के शासनकाल में की गई थी, बिल्कुल बात ठीक कही गई है। यह कंपनी भारत में 1668 में व्यापार करने लगी थी, तो आप कहेंगे दूसरा भी सही है। फ्रांसीसी कंपनी को भारत में अंग्रेजों से पहले व्यापक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, नहीं ये गलत है। फ्रांसीसी कभी भी अंग्रेजों से पहले राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सके, तो दूसरा गलत, तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, एक तरफ घटना है, दूसरे तरफ तथ्य है, कौन सी घटना किस तथ्य से संबंधित है। जैसे बात की जाए, बांडीवास का जो युद्ध है फ्रांसीसी शक्ति के पतन से संबंधित रहा है। 1717 का फरमान अंग्रेजी व्यापारिक विस्तार का रहा है। कर्नाटक युद्ध एंग्लो और फ्रेंच, अंग्रेज और फ्रांसियों के संघर्ष का परिणाम रहा है। और फ्रांसीसियों की असफलता, शक्तिशाली अंग्रेजों की नौसेना का होना अंग्रेजों की आपकी फ्रांसीसियों की पराजय का कारण बना है। आपके ए ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से सही विकल्प कौन सा है। जैसे विचार किया जाए, हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल जो कि तमिलनाडु में था एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। हैदर अली के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, आप सभी को पता होगा, 1767 से लेके 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, याद रखना है। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सत्य है। एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ परिणाम है, कौन सा युद्ध किस परिणाम से संबंधित है। जैसे बात की जाए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की विजय की हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को क्षेत्रीय हानि को उठाना पड़ा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो आप कहेंगे दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई, यहाँ टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। यहाँ पर हैदर अली को पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी, लेकिन तीसरे में हानि उठानी पड़ी थी। आप कहेंगे ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अभिकथन और कारण है, इनमें से अभिकथन कारण कौन सा सही है। टीपू सुल्तान ने फ्रांस, तुर्की और फारस से राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे, बिल्कुल बात ठीक है। सबसे ज्यादा टीपू सुल्तान ने फ्रांसियों से संबंध स्थापित किए। कारण था कि भारत में अंग्रेजी शक्ति को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन न्याय चाहता था। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, तो आप कहेंगे ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे विचार किया जाए, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में नवाब का पद जो है बनाए रखा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजों ने नवाब को बनाए इसलिए रखा क्योंकि वे प्रत्यक्ष राजनीति प्रशासनिक उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते थे, ये भी करेक्ट है। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य बंगाल के संसाधन का अधिकतम दोहन करना था, ये भी कहेंगे, क्योंकि शोषण जो है कर सके इसीलिए। तो आप कहेंगे तीनों ऑप्शन यहाँ पर प्लासी का युद्ध जो है आपका 1757 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने अपनी नीतियों को अलग तरीके से बनाए रखा था।
एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ भूमिका है। किस व्यक्ति की भूमिका किस से संबंधित है? जैसे बात की जाए मीर जाफर, मीर जाफर की भूमिका पहला कठपुतली नवाब था, बिल्कुल ठीक है। मीर कासिम प्रशासनिक सुधारक नवाब था, ये भी सही है। शाह आलम द्वितीय दीवानी अधिकार को प्रदान करने वाला था अंग्रेजों को, ये भी करेक्ट है। रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन का प्रवर्तक, मतलब कि द्वैध शासन की स्थापना करने वाला था, करेक्ट। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन भी आपके सही है। नेक्स्ट आता है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली थी, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? 1765 में दीवानी मिलने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ही यहाँ पर जो है द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था। तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही उत्तर यहाँ पर कौन सा है? जैसे विचार किया जाए, सही ऑप्शन कौन सा है? रंजीत सिंह सिख राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक थे, बिल्कुल बात ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद पंजाब उत्तराधिकार संकट उत्पन्न हो गया था, ये भी सही है। फिर इसके बाद आता है कि रंजीत सिंह ने के शासन के अंग्रेजों को सतलुज नदी के पार हस्तक्षेप की अनुमति नहीं थी। तो आपका ऑप्शन तीसरा भी करेक्ट है। अब याद रखना है 1839 से समय से ही पंजाब में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष जो है छिड़ गया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे विचार किया जाए, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी, बिल्कुल बात ठीक है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी बना दिया गया था, ये भी सही है। इसका व्यवस्था थी कि उल्टे सरकार की आय को स्थायी करना। तो आप कहेंगे तीनों ऑप्शन करेक्ट है, सी वाले पे हम टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में संधि है, सूची 2 में वर्ष है। कौन सी संधि किस वर्ष से संबंधित है बात की जाएगी। जैसे बात की जाए इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि 1765 में की गई थी। मद्रास की संधि की अगर बात की जाए तो मद्रास की संधि 1769 में की गई, 1769 में। सालवाई की संधि 1782 में की गई और पुणे की संधि 1817 में की गई थी। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब सत्य नहीं है मतलब कि कौन सा कथन असत्य, गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? जगत सेठ बंगाल का प्रमुख साहूकार था, बिल्कुल ठीक है। जगत सेठ ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया था, ये भी सही है। जगत सेठ को मुगल सम्राट के द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्रदान की गई थी। अब देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ये भी सही है। और जगत सेठ ने मीर कासिम का समर्थन किया था, नहीं, जगत सेठ के द्वारा ये जो है किसका, मीर कासिम का समर्थन नहीं किया गया था, जबकि अंग्रेज विरोधी था। मीर कासिम अंग्रेज विरोधी था, लेकिन जगत सेठ जो है मीर कासिम के विरोध में था, तो ना कि समर्थन में था। तो आप कहेंगे जगत सेठ विरोधी था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से विचार करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो विचार कर लेते हैं कौन सा सही है। भारत में अंग्रेजों का सबसे संगठित और दीर्घकालिक जो विरोध है वो मराठों ने किया हुआ है, बिल्कुल सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा शाही समाप्त हो गई थी, ये भी सही है। पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन दी गई है, तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे सी रहेगा, 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प इनमें से कौन सा है। जैसे विचार किया जाए, 1817 की पुणे की संधि से मराठा संघ पूरी तरह से समाप्त हो गया था, बिल्कुल बात ठीक है कि 1817 में जो पुणे की संधि की गई, मराठा संघ छितर बितर समाप्त हो गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित जो है हो गई थी, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को पेंशन इसलिए दी, क्यों दी? क्योंकि पेशवा शाही को शांतिपूर्वक समाप्त करना चाहते थे, इसलिए अंग्रेजों के द्वारा बाजीराव द्वितीय को पेंशन जो है दी गई थी। और पेंशन एक राजनीतिक हथियार भी था। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, मतलब इनमें से कौन सा गलत है। लाल डलहौजी ने भारत में विलय की नीति को व्यवस्थित रूप से लागू किया, बिल्कुल सही है। सिक्किम का विलय जो है आप कहेंगे 1848 में लाल डलहौजी के समय में किया गया था, ये भी सही है। अवध का विलय 1856 में प्रशासन कुशासन के आरोप के आधार पर किया गया, ये भी सही है। झांसी का विलय सैन्य पराजय के बाद किया गया। झांसी का विलय दत्तक पुत्र के न मानने के कारण किया गया था। कौन सा? दत्तक पुत्र के न मानने के कारण जो है किया गया था, ना कि सैन्य पराजय के बाद। तो आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होते हैं, अब चारों आपको पता होने चाहिए तभी आप टिक लगा पाओगे। खैर कौन सा सही नहीं गलत कौन सा है। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है, बिल्कुल सही है।
हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था, ये भी सही है। जिन राज्यों ने सहायक संधि को स्वीकार की वह स्वतंत्र विदेश नीति नहीं, स्वतंत्र विदेशी नीति कैसे अपना सकते थे जब सहायक संधि स्वीकार कर ली? अंग्रेजों के नियंत्रण में रहा करती थी, है ना, अंग्रेजों के नियंत्रण में थी, तो सी ऑप्शन गलत है। सहायक संधि से भारतीय शासकों की सैन्य शक्ति समाप्त हो गई थी, बिल्कुल बात ठीक है। तो यहाँ पर ए बी डी सही है, जबकि सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है? जैसे सिक्किम का विलय 1848 में हुआ, बिल्कुल सही है। पंजाब का विलय 1849 में हुआ, ये भी सही है। झांसी का विलय 1853 में किया गया, ये भी करेक्ट है। और बात की जाए अवध का विलय, अवध का विलय कब किया गया था? 1854 में। अवध का विलय कब किया गया था? 1856 में, कुशासन के आरोप में किया गया था। तो आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जबकि ए बी सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार किया जाए। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी, बिल्कुल बात ठीक कही गई है। दूसरा, इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया था, ये भी सही है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों की स्थिति में सुधार करना था, किसानों की स्थिति में सुधार करना था, ज्यादा से ज्यादा वसूली करना था। तो आप कहेंगे केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक तरफ व्यवस्था है और एक तरफ क्षेत्र व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसे स्थायी बंदोबस्त बंगाल से संबंधित है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास बंबई संबंधित है, महालवाड़ी व्यवस्था पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भारत से संबंधित है, और स्थायी बंदोबस्त के प्रवर्तक स्पॉन्सर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो आप कहेंगे ए रहेगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए अभिकथन कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण आपका करेक्ट है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग किया, बिल्कुल बात ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रशासन में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत से प्रभावित था। तो आप कहेंगे दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। जब कथन और कारण आ जाए तो आपको जब कुछ समझ में ना आए तो बीच में बिकॉज लगा ले, क्योंकि लगा लिया करो, एक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा क्या बात सही की जा रही है कि नहीं की गई। स्थायी भूमि व्यवस्था का समर्थन करने वाले प्रमुख इतिहासकार कौन थे? स्थायी भूमि व्यवस्था का जो वर्णन करने वाले इतिहासकार हैं आर सी दत्त थे। कौन थे? आर सी दत्त थे। भारतीय व्यवस्था भूमि व्यवस्थाओं के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उन्होंने स्थायी व्यवस्था का जो है समर्थन किया हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा विकल्प करेक्ट है? चलिए विचार किया जाए। कॉर्नवालिस संहिता 1793 में लागू की गई थी, बिल्कुल बात ठीक है। इस संहिता का संबंध केवल भूमि व्यवस्था से नहीं, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था से सुधार से था। कौन सी? प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था, ये दोनों से संबंधित थी कॉर्नवालिस संहिता। तो आप कहेंगे केवल भूमि से थी, गलत है। तो यहां पर केवल पहला सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विचार किया जाए। भारत में रेलवे का जो विकास है वो औद्योगिक क्रांति के विस्तार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल सही है। रेलवे के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीय कृषि क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा है, तो ये भी सही है। रेलवे का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को सस्ता यात्री परिवहन उपलब्ध करवाना था, नहीं गलत है। रेलवे का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को सहायता प्रदान करना था, यहां पर कहेंगे पहला दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहां पर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? गलत ऑप्शन इनमें से चारों में कौन सा है? भारत में पहला छाप खाना पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था, सही लिखा है। प्रेस का विकास से राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में सहायता मिली, ये भी सही है। प्रारंभिक समाज पत्रों का उद्देश्य पूर्णतः ब्रिटिश शासन का समर्थन करना था, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं था। प्रेस ने सामाजिक सुधार आंदोलन का व्यापक मंच प्रदान किया, करेक्ट है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है, आप कहेंगे सी ऑप्शन सही नहीं है, जबकि ए बी डी ऑप्शन करेक्ट है। नीचे दिए गए अभिकथन कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही नहीं है? जैसे दादाभाई नौरोजी ने भारत की आर्थिक दुर्दशा को धन निकास सिद्धांत के माध्यम से समझाया है, बिल्कुल बात ठीक कही गई है। कारण कहता है कि उनके अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी लाभ के ब्रिटेन को चला जाता था। तो दादाभाई नौरोजी ने दोनों सिद्धांत दिए थे, आप कहेंगे ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? चलिए विचार किया जाए। भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में पारित किया गया था, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहते हैं इस अधिनियम के द्वारा पंजीकृत ट्रेड यूनियनों को वैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी, दूसरा भी सही है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना था, ना कि श्रमिकों के अधिकारों की, नहीं, श्रमिकों के अधिकारों की बुनकरों से ज्यादातर दयनीय स्थिति को सुधार करना था। तो तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ही सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रिटिश शासन एक स्थायी और लगातार बढ़ता हुआ ही विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरे देश को नष्ट कर रहा है। यह भारतीय राष्ट्रवादी किस के द्वारा ये बात वाक्य कहे गए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने यह बात जो है 1926 भारतीय ट्रेड यूनियन के समय के जो है दौरान कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन कारण है, इनमें से अभिकथन कारण कौन सा सही है? अभिकथन कहता है कि ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषक वर्ग की स्थिति निरंतर कमजोर होती जा रही थी। बिल्कुल बात ठीक कही गई है। कारण है कि ब्रिटिश सरकार ने अधिकतम राजस्व प्राप्त करने के लिए उद्देश्य कठोर भू राजस्व नीतियों को अपनाया था। तो आप कहेंगे कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा सही है? जैसे विचार किया जाए कि 1918 में भारतीय उद्योग आयोग का उद्देश्य भारतीय उद्योगों की स्थिति का अध्ययन करने से संबंधित था। तो 1918 में भारतीय उद्योग आयोग का जो उद्देश्य था भारतीय उद्योगों की स्थिति का अध्ययन करने से संबंधित था। बिल्कुल बात ठीक कही गई है। दूसरा कहता है कि मदन मोहन मालवीय ने आयोग के सदस्य के रूप में यह रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। तो दोनों दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है आयोग की सिफारिश औपनिवेशिक औद्योगिक नीति के पूर्णतः विरुद्ध थी। नहीं, पूर्णतः विरुद्ध नहीं थी, कुछ संरक्षण में भी थी, स्वदेशी उद्योग के संरक्षण में भी थी। तो तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ही सही है। नीचे अभिकथन कारण यहां पर भी आता है, कौन सा सही है जैसे बात की जा रही है। अभिकथन कहता है कि 1857 का विद्रोह केवल असैनिक असंतोष का परिणाम नहीं था। बिल्कुल बात ठीक है, इसमें आपके किसान वर्ग भी मौजूद था। बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों ने भारतीय समाज के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया हुआ था। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, तो ए ऑप्शन कहेंगे। दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा विकल्प सही है। जैसे बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ठीक है। कुंवर सिंह को उनकी बहादुरी और सैन्य नेतृत्व के कारण बिहार का सिंह कहा गया जाता था। ये भी सही है। बिहार का विद्रोह केवल शहरी क्षेत्रों तक नहीं, बिहार का विद्रोह शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी तो ज्यादा देखने को मिला ही था। तो आप कहेंगे शहरी के साथ साथ ग्रामीण में भी देखने को मिला है। तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा विकल्प सही है। तो विचार किया जाए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो है चर्बी लगे कारतूसों से संबंधित था। चर्बी वाले कारतूसों से संबंधित रहा है। बिल्कुल बात ठीक है। यह कारण विद्रोह के सामाजिक, आर्थिक और आधारों से पूर्णतः नहीं भाई, सामाजिक आर्थिक कारणों से कैसे असंबंधित था? ये जो है आपके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी असंतोषों को इसमें देखने को मिल रहा था। तो दूसरा गलत है, केवल पहला वाला ही सही है। निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह के प्रारंभ का सही कालक्रम कौन सा है? जैसे बात की जाए मेरठ, दिल्ली, अब का कानपुर, क्या सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। जैसे मेरठ में 10वीं 1857 को विद्रोह किया गया था। अब इसी तरह अगर बात की जाए फिर दिल्ली में हुआ, फिर कानपुर में हुआ। तो पहला ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट है। जैसे विचार किया जाए लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। बिल्कुल बात ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया था। तो ये भी सही है। इनका पुत्र जो है कौन था? ब्रिजेश कादिर था, जिन्होंने अवध का नवाब घोषित कर दिया था। लखनऊ का विद्रोह केवल सैनिकों तक सीमित नहीं, लखनऊ का जो विद्रोह है नागरिक, ताल्लुकदारों, धार्मिक वर्गों की व्यापक भागीदारी देखने को मिली थी। केवल सैनिक विद्रोह था, यह गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूची 1 में नेता है, सूची 2 में विद्रोह के केंद्र, कौन सा नेता किस विद्रोह से संबंधित था? जैसे बात की जाए नाना साहब कानपुर से संबंधित थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंधित थी। कुंवर सिंह बिहार से संबंधित थे। मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से संबंधित थे। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। जैसे अधिकांश जनजातीय विद्रोह का सामान्य कारण औपनिवेशिक शासन के द्वारा पारंपरिक सामाजिक आर्थिक संरचना का तोड़ना था। बिल्कुल बात ठीक कही गई है। जो जनजातीय विद्रोह थे ज्यादातर उनके सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप था, इसीलिए विद्रोह हुआ। दूसरा है कि जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी महाजनों, ठेकेदारों, मिशनरियों का प्रवेश का विद्रोह का प्रमुख कारण भी बना था। तो ये भी सही है। तीसरा है जनजातीय विद्रोह मुक्ता आधुनिक राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित भी था। तो तीनों ऑप्शन सही है। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जब आप देखा जाए जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादातर खेती के लिए, ज्यादातर भूमि हड़पने के लिए ये सबसे ज्यादा विद्रोह देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कथन कारण है, इनमें से कथन कारण कौन सा सही है।
कथन ए कहता है कि जनजातीय विद्रोह की तीव्रता 19वीं शताब्दी में अधिक हो गई थी। बिल्कुल बात ठीक कहता है। कारण है कि ब्रिटिश शासन ने वनों को कानूनों और नई भूमि व्यवस्था के माध्यम से जनजातियों के जीवन अधिकार को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया था, और इसीलिए ये जो है आपके दोनों ऑप्शन सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इन दोनों में, इन चारों में ऑप्शन कौन सा गलत है? संताल जो विद्रोह है, संताल विद्रोह की बात की जाए तो प्रमुख कारण महाजन और साहूकारों का शोषण था। क्या सही है? तो आप कहेंगे नहीं भाई, ये तो गलत है। क्यों गलत है? कि 19वीं शताब्दी में जनजातियों के पारंपरिक कानूनों अधिकारों को समाप्त कर रहे थे, है ना? क्या कर रहे थे? समाप्त कर रहे थे, जिसके चलते क्या हो रहा था? ये विद्रोह सामने आ रहा था। दूसरा है कि पाबना आंदोलन का स्वरूप अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था। बिल्कुल सही है। नील विद्रोह सीधे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन था। ये भी करेक्ट है। जनजातीय विद्रोह भूमि प्रश्न केंद्रीय मुद्रा था। सबसे ज्यादा तो भूमि का ही मुद्रा आपकी जनजातियों के क्षेत्र में बना हुआ रहा है। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। बी सी डी सही है, जबकि ए ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प यहाँ पर कौन सा है? जैसे विचार की जाए, पावना जो आंदोलन है मुख्य उद्देश्य अवैध लगान वृद्धि के विरोध करना था। बिल्कुल बात ठीक है। पावना विद्रोह का अवैध लगान के वृद्धि के विरोध था। तेभागा आंदोलन किसानों ने फसल का 2/3 हिस्सा के लिए मांगा था। ये भी सही है। सभी किसान आंदोलन हिंसक रूप में थे? नहीं, बहुत सारे आंदोलन तो ऐसे थे जो हिंसा रूप में थे, बहुत से अहिंसा में भी जुड़े थे। तो तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ही सही रहेगा। सभी किसान आंदोलन हिंसक रूप के नहीं थे। निम्नलिखित में से विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? जैसे विचार किया जाए कि नील विद्रोह और पावना किसान आंदोलन दोनों का मूल कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण था। बिल्कुल बात ठीक कही गई है। नील विद्रोह में किसानों को नील की खेती के लिए बलपूर्वक बाध्य किया गया था, जबकि पावना आंदोलन में अवैध लगान वृद्धि का विरोध किया गया था। तो दोनों ही आपके आंदोलन सही हैं। दोनों आंदोलन का स्वरूप मुख्यतः सशस्त्र और हिंसक था। नहीं, ये तो गलत है। एक अगर हिंसक था तो दूसरा शांतिपूर्ण था। तो तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ही सही है। अभिकथन कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? बिजोलिया आंदोलन राजस्थान में एक दीर्घकालिक किसान आंदोलन रहा है। जो बिजोलिया आंदोलन था एक किसान आंदोलन था और यह राजस्थान से संबंधित रहा है। करेक्ट है। कारण कहता है कि बिजोलिया क्षेत्र में किसानों पर अत्यधिक लगान, बेगार और सामाजिक बंधनों का बोझ बना हुआ था। तो ये भी सही है। तो कथन कारण सही है, ये आर दोनों सही है और अरे की व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट आता है, किसान और जन आंदोलनों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो किसानों का और जन आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा है? उन्होंने शोषण के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध परंपरा को विकसित किया था। ये बी ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा किसान और जन आंदोलनों के देखने को मिला था, है ना? एक साथ आकर इन्होंने आंदोलन को छेड़ा था। विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन और बाल विवाह विरोध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन और बाल विवाह विरोध के बारे में कौन सा सही है? विधवा पुनर्विवाह के वैधानिक समर्थन में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सीधा उद्देश्य बाल विवाह को समाप्त करना था। नहीं, बाल विवाह को समाप्त करना नहीं था, बल्कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया था। जो विधवाएं महिलाएं थी उनको विवाह करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो दूसरा तो गलत हो गया। बाल विवाह निषेध से जुड़े प्रारंभिक प्रयास सामाजिक सुधारों के द्वारा किए गए, ना कि औपनिवेशिक सरकार के द्वारा। ये भी सही है। तो पहला तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अभिकथन कारण यहाँ पर कौन सा सही है? कथन कहता है कि आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन के माध्यम से धार्मिक पुनर्जागरण का प्रयास किया। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। अब दूसरा कहता है कि आर्य समाज का उद्देश्य वेदों की ओर लौटना और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना लक्ष्य था। तो कारण और कथन सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना की बात किया तो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1875 में की गई थी बॉम्बे में। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ संस्थापक है। कौन सा संगठन किस संस्थापक से संबंधित है? जैसे ब्रह्म समाज की बात की जाए तो आपके राजा राम मोहन राय से संबंधित है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी, रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी और देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए वाला कहेंगे, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का ऑप्शन, सभी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब इनमें से कौन सा गलत है बात की जा रही है। जैसे बात की जाए कि आर्य समाज ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। बिल्कुल बात ठीक है। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य शूद्रों और अति शूद्रों का सामाजिक उत्थान करना था। ये भी करेक्ट है।
देव समाज ने जाति व्यवस्था को मजबूत करने का समर्थन किया। नहीं, देव समाज ने जाति व्यवस्था को मजबूत करने का समर्थन नहीं किया था, बल्कि सामाजिक और धार्मिक सुधार संबंधित था। तो आप कहेंगे तीसरा गलत है। ब्रह्म समाज ने आधुनिक शिक्षा और महिलाओं का समर्थन किया हुआ है, ये भी करेक्ट है। तो ए, बी और डी सही है, जबकि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है, एक तरफ आंदोलन है और दूसरी तरफ मुख्य उद्देश्य है। कौन सा आंदोलन किस मुख्य उद्देश्य से संबंधित है? शुद्धि आंदोलन धर्मांतरण के विरोध में रहा है। सत्यशोधक आंदोलन जाति उन्मूलन से संबंधित है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर बल दिया है और देव समाज ने नैतिक सुधार पर बल दिया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में विचार करें कौन सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट है। चलिए विचार किया जाए। सामाजिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए वैचारिक आधार को तैयार किया था। सामाजिक सुधार जो आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए वैचारिक आधार तैयार किया। बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि इन्होंने चेतना को विकसित किया था। इन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तत्काल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। नहीं, तात्कालिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करना था, राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य प्रमुख बनाना था और राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रश्न लाना था बाद में, ना कि पहले ही। तो पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? गलत इनमें से कौन सा है? समाज सुधार आंदोलनों ने आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया। बिल्कुल बात ठीक है। ये आंदोलन सामाजिक चेतना का स्रोत बने, ये भी सही है। इन आंदोलनों ने जातिगत भेदभाव को मजबूत नहीं, जातिगत भेदभाव को तो समाप्त करने का प्रयास किया है, चाहे वो ब्रह्म समाज रहा हो, आर्य समाज रहा हो, सत्यशोधक आंदोलन रहा हो। इन्होंने महिला अधिकारों पर बल दिया, ये सही है। तो ए, बी, डी सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर भी गलत है। अभिकथन कारण आता है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की वैचारिक पृष्ठभूमि थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी और यह पृष्ठभूमि सामने आई थी। बिल्कुल ठीक है। इंडियन एसोसिएशन ने प्रांतीय सीमाओं के ऊपर उठकर अखिल भारतीय राजनीतिक मंच बनाने का प्रयास किया था। तो कथन कारण दोनों सही है, आप कहेंगे ए, आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। एक तरफ सूची में संगठन है, सूची में स्थापना वर्ष है। कौन सा संगठन के स्थापना वर्ष से संबंधित है? जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में की गई, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की गई, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की गई और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई। आप कहेंगे सभी ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी मिले हुए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। प्रारंभिक राजनीतिक संगठन क्षेत्रीय थे, परंतु राष्ट्रीय सोच को जन्म देने में वह सहायक बने। बिल्कुल बात ठीक है। प्रारंभिक जो है एक क्षेत्र तक सीमित थे, लेकिन राष्ट्रीय सोच को देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन संगठनों का उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन का समर्थन नहीं, ब्रिटिश शासन का समर्थन करना नहीं था। केवल पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा विकल्प करेक्ट है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई में की गई थी, तो सही है। कांग्रेस का प्रारंभिक स्वरूप पूर्णतः क्रांतिकारी और नहीं, क्रांतिकारी नहीं था। कांग्रेस तो प्रारंभवादी जो है आपका उदारवादी था। आप कहेंगे वो 1885 से लेके 1905 तक उदारवादी रहा है। 1905 से लेके 1915 तक उग्रवादी देखने को मिलता है। 1915 के बाद आपका थोड़ा सा 1905 से ही धीरे धीरे क्रांतिकारियों की ओर बढ़ता है। तो प्रारंभिक जो है आपका उदारवादी था। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ अधिवेशन है और एक तरफ अध्यक्ष है। कौन सा अधिवेशन के अध्यक्ष से संबंधित है? जैसे बंबई में 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष रहे, कलकत्ता में 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने, सूरत में 1907 में रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने, लाहौर में 1938 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। आप कहेंगे सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नीचे दिए गए अभिकथन कारण है, कौन सा सही है? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित किया था। बिल्कुल करेक्ट है। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। कारण है 1905 में बंगाल विभाजन ने राष्ट्रवादी आंदोलन को जन आधारित स्वरूप प्रदान किया था। तो यहाँ पर ए, आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है? सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उदारवादी और उग्रवादी दो गुटों में सूरत का कांग्रेस का अधिवेशन हो गया था। बिल्कुल ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादी राष्ट्रीय विचारधारा के प्रमुख प्रवक्ता थे। नहीं, ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उदारवादी से संबंधित थे, ना कि उग्रवादी से। तो गलत हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सवों को राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने का प्रयास किया। सही है। उग्र राष्ट्रवादियों ने प्रार्थना और याचना राजनीति का विरोध किया था। ये भी करेक्ट है। तो ए, सी, डी सही है, जबकि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए अभिकथन कारण इनमें से कौन सा सही है? ये कहता है कि बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अशांति का जनक कहा है। बिल्कुल बात ठीक कही गई है। कारण है कि तिलक ने धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करके जनता को राजनीतिक रूप से संगठित करने का प्रयास किया था। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। 1907 का सूरत अधिवेशन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए क्यों महत्वपूर्ण मोड़ हो गया था? तो आप कहेंगे कांग्रेस का जो संगठनात्मक विभाजन है वह देखने को मिला था। उदारवादी और उग्रवादी दोनों गुटों में जो है अलग अलग बट गया था। फिर जाके 1916 में लखनऊ समझौते के तहत दोनों गुट एक हुए थे। 1907 में विभाजन हुआ, 1916 में जो है आपका एक हुए थे, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा विकल्प करेक्ट है? स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के किसानों में अत्यंत व्यापक रहा है। बिल्कुल बात ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान मुस्लिम समुदाय सर्वत्र समान और संगठित नहीं, सर्वत्र समान और संगठित नहीं था, कुछ अलग थलग भी बने हुए थे। तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। स्वदेशी आंदोलनों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम में औपचारिक रूप से कब अपनाया गया है? स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में बात की जा रही है तो कलकत्ता के अधिवेशन 1906 में अपनाया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नीचे दिए गए अभिकथन कारण कौन सा सही है? अभिकथन कहता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को समाजवादी वैचारिक दिशा का उद्देश्य के लिए किया गया था 1928 में। कब किया गया था? 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सोशलिस्ट शब्द को जो है जोड़ा गया था। तो कथन ए करेक्ट है। बी आर कहता है कि 1920 के दशक में भारतीय क्रांतिकारियों का केवल औपनिवेशिक सत्ता के अंत तक सीमित न रहकर सामाजिक आर्थिक समानता की स्थापना करने का भी लक्ष्य बनाया था। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, तो ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। यहाँ पर भी कथन कारण है, कौन सा सही है देख लेते हैं। गांधी जी ने खिलाफत असहयोग काल में मुस्लिम लीग के कुछ धार्मिक नेताओं, उनके कट्टर समर्थकों से सावधान रहने की सलाह दी थी। बिल्कुल ठीक है। कारण है क्योंकि गांधी जी मानते थे कि सांप्रदायिक राजनीतिक राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर सकती है, हिंदू मुस्लिम एकता को क्षति भी पहुंचा सकती है। तो गांधी जी बहुत दूरदृष्टि रखते थे, तो केवल ए आर दोनों सही, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा विकल्प करेक्ट है? मुस्लिम लीग ने 1906 में ढाका में की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। प्रॉपर डेट याद रखना हो, 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। बिल्कुल ठीक है। मुस्लिम लीग का प्रारंभिक उद्देश्य भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना था? नहीं, प्रारंभिक उद्देश्य इनका जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखते हुए मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना था। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। 75 क्वेश्चन आता है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा दो राष्ट्र सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1940 हुआ था, उसमें जो है दो राष्ट्र सिद्धांत को औपचारिक रूप से मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो 1940 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसके दौरान। यहाँ पर हमने अभी तक 75 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। 76 क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 76 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दिए गए अभिकथन कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे अभिकथन कहता है कि डायरेक्ट एक्शन डे 1946 ने भारत में सांप्रदायिक तनाव को तीव्र रूप जो है बढ़ा दिया था। बिल्कुल ठीक बात की जा रही है कि जो आपका डायरेक्ट एक्शन डे था 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा जो सांप्रदायिक तनाव है वो तीव्र हो गया था। कारण कहता है क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसे ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में घोषित जो है किया हुआ था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, तो व्याख्या भी सही कर रहा है। आप कहेंगे ए आर दोनों सही हैं और व्याख्या आर ए की सही कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? जैसे बात किया कि मोहम्मद अली जिन्ना प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। बिल्कुल बात ठीक है, प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। जिन्ना ने कभी कांग्रेस के साथ संवैधानिक राजनीति में भाग जो है नहीं लिया। ये तो गलत लिखा है, कभी भाग नहीं लिया, कई बार ऐसा था भाग लिया था, है ना। तो आप कहेंगे केवल पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विचार किया जाए कि लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस ने गरम दल और नरम दल पुनः एकीकृत हो चुके थे। 1907 में नरम दल और गरम दल का क्या हुआ गया था? विभाजन हो गया था। और 1916 में लखनऊ समझौते के तहत दोनों दलों का फिर से एकीकृत हो गए थे। बिल्कुल बात ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने इस समझौते का विरोध किया? नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने समझौते का विरोध नहीं किया था, तो ये तो गलत लिखा है। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है, इनमें से अभिकथन कारण कौन सा सही है? अभिकथन कहता है कि होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय हुआ है ना। होम रूल आंदोलन क्या कह रहा है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है लोकप्रिय हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेके 1918 के दौरान किया गया था। करेक्ट है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार युद्ध में व्यस्त थी और भारतीयों में राजनीतिक अधिकारों की अपेक्षा बढ़ रही थी। तो दोनों कथन सही हैं आपके और व्याख्या भी सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विचार किया जाए कि लखनऊ समझौता और होम रूल आंदोलन दोनों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक और संगठनात्मक रूप से बल दिया है। लखनऊ समझौता और होम रूल आंदोलन दोनों ने राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया है, वैचारिक बल दिया है। आप कहीं करेक्ट है। इन दोनों घटनाओं का कोई संबंध नहीं था
और वे स्वतंत्र रूप से विकसित थी। क्यों संबंध नहीं था भाई, दोनों का ही संबंध था, तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शनों में पहला सही है जबकि दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह नील की तनकटिया प्रथा के विरुद्ध था। बिल्कुल बात ठीक है, ये जबरन खेती करने के लिए विवश जो है किया जा रहा था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया था। पहली बार क्या किया था? पहला ही सत्याग्रह था, तो पहली बार प्रयोग किया था तो गलत हो गया ना, पहला ही सत्याग्रह था, तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। इससे पहले भी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो है आपके अहिंसा का प्रयोग कर चुके थे, तो इसीलिए ये कहना गलत है कि पहली बार प्रयोग किया गया तो ये गलत है। हाँ, पहला सत्याग्रह भारत में था, ये तो बात ठीक थी, लेकिन पहला अहिंसा का प्रयोग था वो साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी ट्रायल जो है पूरा कर चुके थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का मूल कारण क्या था? 1918 में जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ है इसका मूल कारण क्या था? अकाल के बावजूद लगान माफी से इनकार कर देना अंग्रेजों के द्वारा, ये सबसे बड़ा कारण जो है विद्रोह का बन गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बात किया है गांधी जी ने सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा को अस्वीकार किया है। बिल्कुल बात ठीक कही है, गांधी जी ने अहिंसा का सर्वप्रथम पाठ पढ़ाया है, हिंसा की बात नहीं की है। गांधी जी का अहिंसा सिद्धांत केवल राजनीति रणनीति थी, नहीं केवल राजनीति थी, ये गलत है, बल्कि जीवन दर्शन से भी जुड़ा हुआ था। कैसा? जीवन दर्शन से भी जुड़ा हुआ था, तो केवल शब्द लग गया है तो गलत हो जाता है, केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। अभिकथन कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? चंपारण सत्याग्रह को भारत में गांधी जी युग की शुरुआत जो है माना जाता है। बिल्कुल बात ठीक कही गई है। कारण है क्योंकि इस आंदोलन से गांधी जी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए थे, तो आप कहेंगे दूसरा कथन क्या है आपका सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही है, तो आप कहेंगे ARA की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है, कानपुर षड्यंत्र केस कम्युनिस्ट गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया था। बिल्कुल बात ठीक है, कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1924 में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा कम्युनिस्ट गतिविधियों को दबाने का प्रयास किया गया था। इस मुकदमे ने भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रसार को पूर्णतः रोक दिया था। नहीं, पूर्णतः रोका नहीं था, बल्कि क्या हो गया था? अत्यधिक आकर्षण और बन गई थी, मजदूर और युवाओं के बीच में और आकर्षण बन गई थी, तो कि दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान किस नेता ने आंदोलन के परिणाम न देख पाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई? तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई थी, और असहयोग आंदोलन के परिणाम जो है नहीं देख पाए थे। तो ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है और एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन भी आता है, बहुत बार पूछा गया है। नीचे दिया गया विकथन कारण है, लेकिन एक छोटा सा अपडेट है कि आपको जितनी भी PDF आप लोग जो है चाहते हो कि आपको PDF मिल जाए, और चाहे वो किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज की हो, तो आप हमारे ऐप पर चले जाना है, UPSC नट। इस ऐप पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में सभी PDF मिल जाती है, चाहे वो दृष्टि की हो, देह की हो, GS वर्ल्ड की हो, या संस्कृति, नेक्स्ट IAS, सभी कोचिंग की मिल जाती है। सॉल्यूशन के साथ आप चाहो तो प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो, तो आपको ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नीचे दिए गए विकथन कारण इनमें से कौन सा विकथन कारण सही है? खिलाफत आंदोलन का जो अंत है भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाने वाला सिद्ध था। आप कहेंगे सही है। कारण है क्योंकि आंदोलन की समाप्ति के बाद हिंदू मुस्लिम सहयोग को ठोस राजनीतिक संरचना विकसित नहीं हो सकी। तो आप कहेंगे कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित विचारधारा पे सही ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। प्रारंभिक कम्युनिस्ट आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से देखा है। बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है कम्युनिस्ट आंदोलन और कांग्रेस आंदोलन के लक्ष्य जो है पूर्णतः समान थे, तो आप कहेंगे ये वाला गलत है, दोनों के लक्ष्य जो है अलग अलग थे। कांग्रेस का मुख्य मुद्दा था राजनीतिक स्वतंत्रता, जबकि कम्युनिस्ट आंदोलन सामाजिक आर्थिक क्रांति पर अधिक बल दे रही थी। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे विचार किया जाए, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत करना था, तो केवल ब्रिटिश शासन का तो स्वतंत्रता लक्ष्य था, ये तो गलत हो जाएगा। जनता को जागरूक, आत्मनिर्भर, नैतिक रूप से अनुशासित भी करना था, तो पहला गलत हो गया। इस आंदोलन से राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, तो आप कहेंगे दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। विचार किया जाए, असहयोग आंदोलन भारत का पहला व्यापक जन आंदोलन था, तो पहला भारत का व्यापक जन आंदोलन था, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन ने भविष्य के आंदोलनों के लिए संगठनात्मक आधार तैयार किया था, तो आप कहेंगे दोनों सही हैं, सी ऑप्शन रहेगा, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक एका आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया। एका आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। बाबा रामचंद्र ने किया था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। एका आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे विचार की जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई थी 1936 में, सही है। एन.जी. रंगा इसके प्रथम महासचिव थे। कौन थे एन.जी. रंगा, इसके पहले महासचिव थे। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, आप कहेंगे सी वाला रहेगा, दोनों ऑप्शन सही है। अच्छा, महासचिव तो एन.जी. रंगा थे, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, क्या आप मुझे कोई कमेंट करके बता सका है। इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके कौन थे, इसके अध्यक्ष से याद रखना है। और महासचिव इससे एन.जी. रंगा थे, ठीक है। और आर्थिक सामाजिक राजनीतिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई, जिसका उद्देश्य था कि विधान परिषदों में प्रवेश करके शासन का विरोध करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। बी ऑप्शन करेक्ट है। और स्वराज पार्टी की स्थापना से कौन संबंधित थे, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू संबंधित थे। ये दोनों व्यक्तियों को याद कर लो, एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में साइमन कमीशन के उत्तर में प्रस्तुत की गई थी, क्या सही है। आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग थी नेहरू रिपोर्ट में, क्या, तो आप कहेंगे पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं थी। क्या थी, आप कहेंगे पूर्ण स्वराज्य की मांग बाद में लाहौर अधिवेशन में 1929 में रखी गई थी, क्या रखना है, ठीक है। तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है। पूर्ण स्वराज्य की मांग हमने आपको फिर से बताया 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान रखी गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा विकल्प करेक्ट है। विचार की जाए, पूर्ण स्वराज्य दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, बिल्कुल सही है। इस निर्णय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में लिया गया था। तो कराची अधिवेशन में नहीं लिया गया था, अभी हमने ऊपर भी बताया था, लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहां पर भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधी इरविन समझौते के बाद शवनय विज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके बाद क्या कर दिया गया था, शवनय विज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, सही है। इस समझौते के बाद कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी लंदन गए थे। आपको रखना है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन कहेंगे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू को भारत में समाजवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। नेहरू का समाजवाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित था, नहीं, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि आप कहेंगे समाजवाद राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित न होकर समाजवाद आर्थिक सामाजिक पुनर्संरचना से भी जुड़ा हुआ था। तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए अभिकथन कारण है, इनमें से अभिकथन कारण कौन सा सही है, बात की जा रही है। जैसे बात की जाए, कांग्रेस ने 1920 के दशक में देशी रियासतों के प्रति स्पष्ट नीति को घोषित किया था, बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है, कांग्रेस का मानना था कि रियासतों का प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष से अलग नहीं है। तो आपके दोनों ऑप्शन सही है, व्याख्या भी सही है, ए ऑप्शन पे करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाने का सर्वप्रमुख कारण क्या था। तो इसलिए पहले तो अगस्त क्रांति कब आई थी, तो 9 अगस्त 1942 से है संबंधित थी। अब प्रमुख कारण क्या था, तो इसने ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक जड़ों को हिला दिया था, इसीलिए अगस्त क्रांति कहे जाने का भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख कारण जो है बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और 100 नंबर क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही ऑप्शन यहां पर कौन सा है। विचार किया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का तत्काल कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया, बिल्कुल बात ठीक कही गई है। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट तो कर दिया था, सत्ता हस्तांतरण अपरिहार्य है। तो आपके दोनों ऑप्शन इसमें सही है, आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य कौन नहीं था, तो सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है संबंधित नहीं थे। तो आप कहेंगे ए बी डी संबंधित थे, जबकि राधा कृष्ण संबंधित इसमें नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने किस तिथि को अपनाया। वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने किस तिथि को अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में विधायी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ किस अधिनियम में किया गया। भारत में जो विधायी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का जो प्रारंभ है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में किया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट है।
भारत सरकार अधिनियम 1935 को एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, यह किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में एक कार तो है जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है, यह कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहे गए थे। याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? जैसे बात की जाए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1876 में की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, बिल्कुल ठीक है। इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य केवल बंगाल तक सीमित नहीं, बंगाल नहीं बल्कि बंगाल के बाहर भी एक तरीके से पूरे भारत में करना था। आप कहेंगे दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। बात की जाए सही हो, नवजीवन भाषा किस भाषा से संबंधित है? नवजीवन की बात की जाए तो यह महात्मा गांधी जी से संबंधित प्रमुख पत्र था और एक गुजराती भाषा में था। कौन सी? नवजीवन जो है गुजराती भाषा में गांधी जी से संबंधित था। नेक्स्ट आता है कि हिंद स्वराज्य के लेखक और विचारधारा किससे संबंधित है? किसकी बात की जा रही है? हिंद स्वराज्य की बात की जा रही है। हिंद स्वराज्य के लेखक और विचारधारा कैसे संबंधित है? आप कहेंगे गांधी जी, महात्मा गांधी के नैतिक और आध्यात्मिक स्वराज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। स्वदेश मित्रन किस भाषा में प्रकाशित है? स्वदेश मित्रन की बात की है तमिल भाषा में। कौन से? स्वदेश मित्रम जो है तमिल भाषा में राष्ट्रवादी है पत्र था। दक्षिण भारत में प्रसार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरी तरफ भाषा है, कौन सा समाचार किस भाषा से संबंधित है? जैसे केसरी की बात की जाए मराठी भाषा से संबंधित था, इसी तरह बात की जाए मराठा की तो अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। केसरी मराठी भाषा से, मराठा अंग्रेजी भाषा से संबंधित थे और ये दोनों किसके थे? ये दोनों बाल गंगाधर तिलक के थे। किसके? बाल गंगाधर जो है तिलक से संबंधित थे। यंग इंडिया की बात की है तो यह अंग्रेजी भाषा में था, ये गुजराती भाषा में नहीं था। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में था। और हरिजन की बात की जाए, हरिजन जो है आपके हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में था, हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में था। तो इस तरीके से आप याद इसको कर सकते हो, क्योंकि ये आपके ध्यान रखना है ऑप्शन यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिसबैलेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात की जाए, हरिजन पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरिजन पत्र का मुख्य उद्देश्य था क्या था? अस्पृश्यता निवारण का काम करना, मतलब कि सामाजिक सुधार से संबंधित था, जिसमें दलित वंचित वर्गों के अधिकार, समानता और नैतिक उत्थान को लेकर हरिजन पत्र की शुरुआत की गई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का मुख्य विषय क्या है? तो डिस्कवरी ऑफ मुख्य विषय था ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक आत्मबोध की कृति। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति को इसको बढ़ावा देना था। इसके लेखक कौन थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो है आपके इसके लेखक थे। तो आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट था। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है, कौन से पुस्तक किस लेखक से संबंधित है? जैसे इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी संबंधित है। बंदी जीवन जवाहरलाल नेहरू संबंधित है। अनहैप्पी लाला लाजपत राय संबंधित है। ए ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको ऑलरेडी मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, बंदी जीवन पुस्तक किस आंदोलन से संबंधित है? भाई बंदी जीवन की बात किया है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है और ये बंदी जीवन जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है, उनके कारावास और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनुभव के बारे में। समाचार पत्रों की सबसे बड़ी भूमिका क्या थी? समाचार पत्रों की सबसे बड़ी भूमिका जो है क्या रही है? तो राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना समाचार पत्रों को सबसे बड़ी भूमिका देखने को मिली है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा विकल्प करेक्ट है? के लिए विचार किया जाए तो विचार किया जाए कि भारत में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली था। बिल्कुल बात ठीक है। पुर्तगालियों से पहले फ्रांसीसियों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, नहीं गलत है, केवल पहला ही सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा विकल्प करेक्ट है? चलिए विचार कर लिया जाए तो विचार करेंगे कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में इसलिए असफल रहे क्योंकि उनकी नौसेना जो है कमजोर थी। बिल्कुल ठीक है। बांडीवास के 1760 में फ्रांसीसी शक्ति के पतन का एक निर्णायक युद्ध था। तो आप कहेंगे दोनों सही है। आपको पता होगा फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, जिसमें आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखने को फ्रांसीसी और अंग्रेजों की मिलती है। तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा विकल्प करेक्ट है? विचार किया जाए, अश्वत्थदौला ने 1748 में सफदर जंग को अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। बिल्कुल ठीक है। सफदर जंग की नियुक्ति के बाद अवध में नवाबी प्रशासन जो है सुदृढ़ हो गया था। तो ये भी सही है। अश्वत्थदौला स्वयं अवध का प्रथम स्वतंत्र नवाब था। नहीं, ये गलत हो जाएगा, यह स्वतंत्र नहीं था। अश्वत्थदौला स्वतंत्र नवाब जो है नहीं था। तो पहला वाला तो सही है, दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? इन चारों में गलत ऑप्शन कौन सा है? तो प्रथम आंग्ल शिक्षा युद्ध के बाद अंग्रेजों का पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया। नहीं, प्रथम आंग्ल युद्ध जो है विलय जो है नहीं हुआ था, तो पहला गलत हो गया। द्वितीय आंग्ल शिक्षा युद्ध के बाद पंजाब का विलय हुआ, बिल्कुल सही है। महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया था, ये भी सही है। पंजाब का विलय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया, ये भी सही है। तो आप कहेंगे बी सी डी सही है, जबकि ए ऑप्शन गलत था।
निम्नलिखित में से विचार करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विचार किया जाए, रेलवे ने भारत में ब्रिटिश सैन्य नियंत्रण को सुदृढ़ किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रेलवे के माध्यम से सैनिक और हथियारों का तीव्र आवागमन इधर से उधर संभव हो पाया था। ये भी सही है। रेलवे का सैन्य उपयोग केवल 1857 के विद्रोह के बाद हुआ। नहीं, ये तो गलत है। केवल 1857 के विद्रोह के बाद हुआ, ये गलत हो जाए। केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए, अरे सॉरी सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भारत में पहली बार, क्या है, भारत में पहली बार औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था। तो पहली बार सांख्यिकी प्रस्तुत करने वाला दादा भाई नेहरूजी थे। आप सभी को याद होगा, 1868 में इन्होंने सबसे पहले औसत को निकाला था। 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था, किंतु एक राष्ट्रीय आंदोलन से कम। यह कथन किस इतिहासकार से जुड़ा हुआ है। तो 1857 के विद्रोह में कहा है कि सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन से कम था। और यह कथन जो है एस.एन. सेन के द्वारा कहे गए हैं। आप कहेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब इनमें चारों में गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। बात की जाए, वी.डी. सावरकर ने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। बिल्कुल ठीक है। सी दास मजूम ने 1857 को राष्ट्रीय संग्राम मानने से इनकार कर दिया है। ये भी सही है। जेम्स आउटरम ने 1857 को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया है। ये भी करेक्ट है। एस.एन. सेन ने 1857 केवल सैनिक विद्रोह बताया। अभी हमने ऊपर बताया था आपको, इसलिए गलत है। जनजातीय और किसान आंदोलन विद्रोह का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में योगदान क्या रहा है। जनजातीय और किसान विद्रोह का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में परिणाम क्या रहा है। उन्होंने ग्रामीण भारत में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया था। ये सबसे प्रमुख कारण देखने को मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है। तो 1924 का तारकेश्वर आंदोलन बंगाल से संबंधित है। बिल्कुल ठीक है। इस आंदोलन का संबंध मंदिर के महंत से भ्रष्टाचार से रहा है। ये भी सही है। यह आंदोलन पूर्णतः सांप्रदायिक प्रकृति का नहीं था, जन न्याय से संबंधित था। यह इस आंदोलन में जन आक्रोश की भूमिका महत्वपूर्ण थी। करेक्ट है। तो ए बी डी सही थे, सी ऑप्शन गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अब इसमें से पूछ रहा है कि गलत ऑप्शन कौन सा है। चलिए बात कर ली जाए। जे.ई. डे बैथ्यू का महिला शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। करेक्ट है। सावित्रीबाई फुले ने बालिका शिक्षा को सामाजिक सुधार से जोड़ा। ये भी सही है। महिला शिक्षा आंदोलन का विरोध केवल ग्रामीण समाज तक सीमित रहा। केवल ग्रामीण समाज तक सीमित रहा है, ये गलत हो जाएगा। ग्रामीण और शहरी दोनों ही समाजों में रहा है। महिला शिक्षा ने विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक जागरूकता पर बल दिया है। ये भी करेक्ट है। तो ए बी डी सही है, जबकि सी ऑप्शन गलत है। भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रभाव भारतीय समाज में क्या रहा है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बड़ा छोटा क्वेश्चन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण 1885 से 1905 का प्रमुख ऐतिहासिक महत्व क्या था। तो था राष्ट्रीय चेतना एवं नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त करना। ये सबसे बड़ा जो है परिणाम देखने को मिला था। कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि इन चारों में गलत ऑप्शन कौन सा है। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, जो कि आपके कब बने थे, 1887 में बने थे। कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कब बनी थी, 1917 में बनी थी। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की, और महात्मा गांधी का केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और उदारवादी दल में जो है विभाजन हो गया था। तो डी ऑप्शन गलत लिखा है, जबकि ए बी सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा विकल्प करेक्ट है। विचार किया जाए, स्वदेशी आंदोलन केवल आर्थिक आंदोलन था। केवल आर्थिक आंदोलन था, ये गलत हो गया। सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सभी आंदोलनों में महत्वपूर्ण था। स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी उद्योगों का प्रोत्साहन किया है। करेक्ट है। केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर भी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है किस विचारधारा के उद्देश्य से जुड़ा था। क्रांतिकारी संघर्ष के साथ समाजवादी परिवर्तन से भी जुड़ा था। सी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नीचे दिए गए कथन और कारण, इनमें से कौन सा विकथन कारण सही है। जैसे बात की जाए, सत्याग्रह की अवधारणा का व्यवहारिक विकास सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक, संगठित और नैतिक प्रतिरोध का प्रयोग किया था। ये दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकथन कारण यहाँ पर भी है, कौन सा सही है। चोरा चोरी की घटना कब की गई थी। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई थी, जिसके दौरान असहयोग आंदोलन की तत्काल समाप्ति का प्रत्यक्ष कारण रहा है। बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है, महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंसा की ओर झुका हुआ जन आंदोलन नैतिक रूप से स्वतंत्रता दिलाने में असमर्थ है। बिल्कुल बात सही है। तो आप कहेंगे ए आर दोनों सही है, और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में सत्ता हस्तांतरण और विभाजन की पूरी प्रक्रिया कुल कितने दिनों में पूर्ण हुई। बढ़िया क्वेश्चन है। 3 जून 1947 को सत्ता हस्तांतरण की माउंटबेटन के द्वारा घोषित किया गया था।
15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान स्वतंत्रता विभाजन संपन्न हुआ। यह पूरी प्रक्रिया 72 दिनों में पूर्ण हुई थी। कितना? 72 दिनों में पूरी थी। होम रूल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सही है? तो एनी बेसेंट इंडियन होम रूल लीग से संबंधित रही है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 का गठन किसने किया? उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन 1918 में किसके द्वारा किया गया? गौरी शंकर मिश्रा जी के द्वारा किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां पर किया गया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दिसंबर 1925 में सम्मेलन किया गया था कानपुर में। कहां पर? कानपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कुल कितने सम्मेलन हुए हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कुल जो सम्मेलन है वो 9 सम्मेलन किए गए थे। आपको रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वाधिक 3 बार इलाहाबाद और लखनऊ में अधिवेशन किए गए, और एक बनारस, दूसरा कानपुर, तीसरा मेरठ में। यहां रखना है इलाहाबाद, कभी कभी आ जाता है, इलाहाबाद में 3 किए गए, लखनऊ में अधिवेशन आप कहेंगे 3 किए गए, जबकि बनारस में, मेरठ में और आपके कानपुर में, इन तीनों जगह एक एक किए गए हैं। तो टोटल 9 आपके अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट आता है कि एक तरफ स्थान है और एक तरफ नेतृत्व करता है। कौन सा स्थान किस नेतृत्व के द्वारा जो है किया गया था? तो यहां पर बात की जाए लखनऊ में जो नेतृत्व है बेगम हजरत महल ने किया था। अयोध्या में बात की जाए तो मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा किया गया। मथुरा में बात किया तो देवी सिंह ने किया था, और मेरठ में कदम सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दूसरे किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है उत्तर प्रदेश में, आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। 1920-22 के दौरान किया गया था। चलिए नेक्स्ट आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है जो पहली बार किसी गांव में आयोजित किया गया था। पहली बार किसी गांव में आयोजन जो है फैजपुर 1936 में किया गया था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, 1936 में लखनऊ में किया गया था, आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी? आप सभी को पता होना चाहिए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। नागपुर में की गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। महात्मा गांधी का प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ हुआ? तो पहला आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के समय में किया गया था। कब किया गया था? गांधी जी ने आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को किया था, यरबदा जेल से किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड थे। सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में किया था, जिसमें फिर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो है पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने का उद्देश्य 1866 में इस्लामी मदरसे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद कासिम नदनोतवी के द्वारा की गई थी। 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद उत्तर प्रदेश में की गई थी। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक आप कहेंगे कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। दलितों को हरिजन नाम से सर्वप्रथम संबोधित किसने किया है? तो दलितों को हरिजन नाम से संबोधित जो है गांधी जी के द्वारा किया गया है, अम्बेडकर ने नहीं दिया था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन असत मतलब गलत ऑप्शन कौन सा है? सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सही है। गांधी जी ने सत्याग्रह के तकनीकों को अपनाया, नहीं, गलत है। गांधी जी ने हरिजनों के उत्थान के कारण इसमें भागीदारी नहीं कर पाए थे, सही है। औद्योगिकरण नीति का आधारित राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, ये भी सही है। तो ए सी डी सही है, जबकि बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में विरंजित कर रही हैं, यह किस गवर्नर जनरल वायसराय ने भारतीय बुनकरों के संदर्भ में कहा था? तो यह जो है आपके किसके द्वारा आप कहेंगे लॉर्ड मेटकॉफ ने कहे थे। इसके लॉर्ड मेटकॉफ के द्वारा दादा भाई नेहरू जी ने 1881 में कही थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से गलत है। पूना सामने सभा की स्थापना जस्टिस रनाडे ने की, बिल्कुल ठीक बात है। कब की? 1870 में की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ एवं मोहन बोस के द्वारा की गई थी 1876 में, ये भी करेक्ट है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी केटी तिलंग ने की थी, क्या सही है? आप कहेंगे नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि मद्रास महाजन सभा की स्थापना एम बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चालू ने 1884 में की थी। सी ऑप्शन गलत है, आप कहेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन सही नहीं। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? तो विचार की जाए, उन्होंने अंग्रेजी में केसरी, मराठी में मराठा नामक समाचार पत्र निकाला था। तो उल्टा लिखा है, मराठी में आप कहेंगे केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम से समाचार पत्र निकाला था, तो पहला गलत है। इन्होंने न्यू इंग्लिश चैनल की स्थापना की है, सही है। तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है।
इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, प्रारंभिक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन में किन समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी की थी? तो आप कहेंगे यहाँ पर संध्या, युगांतर और काल, तीनों ही समाचार पत्रों के द्वारा राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों की पैरवी की थी। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आज हमने यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज से 150 क्वेश्चनों को पूरा कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि हमने बताया कि हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट। यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज चलते रहते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है, पीडीएफ का कोर्सेज चल रहा है। साथ में किसी भी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप पर चले जाएगा, जिसके हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। यहाँ पे सर्च करके भी आप डाउनलोड जो है कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी आए तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, आपकी परेशानी का समाधान हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।